चैनल शिक्षा मंत्र में राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसे सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत या फिर क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसे B.F. स्किनर साहब ने दिया है। उनका जो प्रयोग था चूहे और कबूतर पर। तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम जानते हैं कि क्या है, क्यों है और इसमें क्या प्रयोग किया गया। तो जैसे मैंने आपको कहा, स्किनर का है सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। सिद्धांत जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये जो है, ये जैसे हमारी थॉर्नडाइक साहब की है एसआर थ्योरी, उसी का ही एक पार्ट है। एसआर थ्योरी का यह एक पार्ट है। थॉर्नडाइक साहब एंड पेवलोव साहब बात करते हैं एसआर थ्योरी पर। तो यह जो है ये एसआर थ्योरी का पार्ट है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि आरएस थ्योरी जो है वो किसका पार्ट है, तो ये एसआर थ्योरी का पार्ट है। और जो हमारे स्किनर साहब है वो बात करते हैं आरएस थ्योरी। आरएस थ्योरी पर बात करते हैं। आरएस का मतलब हुआ, आर का हुआ रिस्पोंडेंट और एस का हुआ हमारा इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब अनुक्रिया और उद्दीपक। तो इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम जान ले कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स कितने हैं और हमारे उद्दीपक कितने हैं, मतलब हमारे अनुक्रिया कितनी है और हमारे उद्दीपक कितने हैं। तो उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमारे 3 है। तो हमारे 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो पहला इंस्ट्रूमेंट्स है वो है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को हिंदी में भी न्यूट्रल ही बोलेंगे। न्यूट्रल का मतलब कि जिसके होने से हमें, जिस उद्दीपक के होने से हम पे कोई क्रिया, कोई असर नहीं पड़े, हम सेम रहे, उसे कहा जाता है न्यूट्रल। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स है या उद्दीपक है वह 3 प्रकार की है। पहला है न्यूट्रल, दूसरा है कंडीशनल, और थर्ड है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल को तटस्थ भी कहते हैं। तटस्थ अनुबंध है। तो अब बात कर लें कि इसके बारे में कि न्यूट्रल क्या है, कंडीशनल्स क्या है और अनकंडीशनल्स क्या है। तो जो हमारा न्यूट्रल है उसको तो मैंने बोला कि जिसके हमें होने से कोई, जिस उद्दीपक के होने से हम पे कोई फर्क ना पड़े, कोई क्रिया ना हो, वो हमारा कहलाता है न्यूट्रल। तो इसमें जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है वह है अनकंडीशनल, मतलब ऐसा उद्दीपक जिसके होते ही स्वयं ही क्रिया हो जाए, स्वयं ही रिस्पॉन्स हो जाए। ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स जिसके होने से स्वयं ही आप क्रिया करने लग जाएं। जैसे कि अगर तेज रोशनी आपकी आंखों पर पड़ती है तो आपकी आंखों का बंद होना,
मतलब रोशनी आपका क्या हो गया, स्टिमुलस होगी, और आपने आंखें बंद कर ली, ये क्या होगी आपकी रिस्पॉन्स हो गया, मतलब आपका क्रिया हो गया। जैसे किसी छिपकली का आपके हाथ पे गिरेगा तो आप डर के मारे उसे झटक के फेंक देंगे, तो वो क्या हो गया आपका, किसी स्टिमुलस के होने से स्वतः ही क्रिया हो जाना, मतलब खुद ही क्रिया हो जाना। या फिर आप ठंडे पानी में, या फिर आप बिजली के करंट में हाथ जाते ही आप अपना हाथ ऐसे खींच लेंगे, तो वो हो गया कि वो अपने आप क्रिया हो गई। तो किसी ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे उद्दीपक जिसके होने से वो स्वयं ही क्रिया करवा लेता है, वो कहलाता है अनकंडीशनल आपका इंस्ट्रूमेंट्स। और जब आपका कंडीशनल है, तो कंडीशनल जब तक कंडीशनल रहता है, जब तक न्यूट्रल प्लस में कंडीशनल, जो न्यूट्रल है वो कंडीशनल में जब तक ऐड रहता है, जब तक इसमें अनकंडीशनल ऐड नहीं हो जाता। अगर इसमें अनकंडीशनल ऐड हो गया तो ये न्यूट्रल नहीं रहता, न्यूट्रल इससे फिर अलग हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई हमारे टीचर है, जिससे किसी मैथ्स का टीचर है, मैथ्स के टीचर से बच्चों को बहुत डर लगता है। उनकी एक गाड़ी है या उनकी कोई बुलेट है, वो रोड पे आई, बच्चे ने देखा कि अरे बुलेट, जब तक वो कोई और गाड़ी आई बच्चे को कोई असर नहीं हुआ, लेकिन वो बुलेट की आवाज, सर की बुलेट की आवाज जैसे बच्चे ने सुनी तो वो डर के मारे अपने क्लास में जाके बैठ गया, पढ़ने लग गया। तो वो क्या हुआ, आपका जो सर हुए वो अनकंडीशनल वो हुए, और जो ये हुआ वो क्या कहते हैं, जो बुलेट की आवाज हुई वो कंडीशनल हुई। तो मेरा कहने का मतलब है कंडीशनल जब तक न्यूट्रल के साथ रहता है कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, और जिसमें अगर कंडीशनल में अनकंडीशनल ऐड हो जाता है तो फिर उसमें वह रिस्पॉन्स करने लगता है। तो कंडीशनल में जब अनकंडीशनल ऐड हो जाएगा तो तब जाके वह कंडीशनल बनता है। ये तो हमारी हो गई आपकी 3 इंस्ट्रूमेंट्स। हम इस 3 इंस्ट्रूमेंट्स के बाद आप पढ़ेंगे आपके रिस्पॉन्स। हमारे रिस्पॉन्स कितने हैं, तो जैसे हम जानते हैं हमारा जो रिस्पॉन्स है, मतलब अनुक्रिया है, वो 3 है। सॉरी, हमारी जो अनुक्रिया है वो 2 है, और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो 3 है। तो हमारे जो रिस्पॉन्स है तो वो हमारे जैसे आपका रिस्पोंडेंट, रिस्पॉन्स, और एक आ गया हमारा ऑपरेंट रिस्पॉन्स। ये जो है ये आपका आता है कि रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स मतलब स्वतंत्र अनुक्रिया, मतलब जो खुद ही क्रिया करवा ले, जो कोई सोच समझ के ना हो, स्वतः ही हो जाए। तो ये जो आती है हमारी, ये आती है हमारी एस टाइप थ्योरी में, मतलब ये हमारे थॉर्नडाइक साहब की थ्योरी में आता है। तो कई बार आपके क्वेश्चंस जो बनेंगे वो बनेंगे कि रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स जो है वो किसके भाग में आता है या कौन सी थ्योरीज में आता है। तो ये आता है आपका थॉर्नडाइक साहब की थ्योरी में कि वह स्वतः ही क्रिया करवा लेता है। जैसे आपके कितने सारे एग्जांपल्स मैंने अभी बताया, छिपकली का आपके हाथ में पड़ना, या फिर किसी बच्चे को पेन से मारने पर वो पेन अपने से हाथ झटक लेना, तो ये सब जो होता है यह स्वतः ही होता है, मतलब सोच समझ कर नहीं होता है। आपके साथ इंस्ट्रूमेंट्स हुआ, उद्दीपक से कोई घटना ऐसी हुई जिससे आपने वैसी ही अनुक्रिया कर ली, तो ये हो गया आपका रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स। उसके बाद आ गया आपका ऑपरेंट रिस्पॉन्स, मतलब सक्रिय। सक्रिय का मतलब कि सोच समझ कर करना। तो जैसे प्राणी है वह कोई भी काम सोच समझ के जल्दी करता है। जैसे मैं अभी ऐसे ऐसे चल रही हूँ, तो प्राणी जो है वह एक एक्टिव पर्सन है, मतलब कोई भी काम सोच समझ कर करना, ये आपका आता है। ये जैसे मैंने आपको बोला ये आर टाइप थ्योरी में आता है, सॉरी ये एस टाइप थ्योरी में आता है, और ये जो है ये आपका आर टाइप थ्योरी में आता है। तो अब हम जैसे बात करेंगे, ये
दो आपके हो गए। उसके बाद जैसे आप तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा रिस्पॉन्स है, अनुक्रिया है, वह दो तरीके का होता है। एक हमारा रिस्पॉन्ड है स्वतंत्र अनुक्रिया और दूसरा हमारा होता है सक्रिय अनुक्रिया। अब उसके बाद आप एक बात तो याद रखिएगा कि जो स्किनर साहब है वो बात करते हैं RS थ्योरी की, मतलब पहले अनुक्रिया बाद में इंस्ट्रूमेंट्स। और थॉर्नडाइक साहब जो है वो बात करते हैं SR थ्योरी की। तो RS थ्योरी की बात कौन करता है? कभी इसके बारे में अगर एग्जाम में बात हुई तो RS थ्योरी की जो बात करते हैं वो है हमारे स्किनर जी। देखिए RS अगर हम इसको रिपीट करते हैं और इसमें से आगे का एक हटा देते हैं तो ये बन जाता है SR थ्योरी। तो ये इसी का एक पार्ट होता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जैसा इंस्ट्रूमेंट्स होगा, जैसा उद्दीपक होगा वैसी अनुक्रिया होगी। जैसा उद्दीपक वैसी अनुक्रिया। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे स्किनर साहब है वो बात करते हैं शेपिंग के बारे में। शेपिंग से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है सीटेट में स्पेशली। शेपिंग का मतलब होता है आकार देना, मतलब अपेक्षित व्यवहार को दिशा की तरफ मोड़ना, दिशा की तरफ मोड़ना या लक्ष्य तक पहुंचाना। मतलब अगर कोई बच्चे का जैसे लक्ष्य है यहाँ पे पहुंचना और बच्चा यहाँ है तो इसको मार्ग दिखाना। अपेक्षित व्यवहार से मतलब हो जाता है हमारी ऐसी क्रिया होना जिसके थ्रू बच्चा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। वो ऐसी क्रिया कर करके उसके लक्ष्य तक पहुंचाना, मतलब बहुत सारे अप डाउन आ रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चे को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना। जैसे किसी बच्चे का एग्जाम है तो एग्जाम क्रैक करना है तो उसको अलग अलग तरीके से भी उसके एग्जाम को क्लियर करवाना, मतलब उसको पढ़ाई के अलग अलग स्टेप बता के अलग अलग योजनाएं बना के बच्चे को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बन जाता है कि अपेक्षित व्यवहार को दिशा देना या लक्ष्य तक पहुंचाना किसमें आता है, तो वो आपका आता है शेपिंग में। शेपिंग को हिंदी में भी शेपिंग ही बोलेंगे, तो आपका इसमें आता है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं रीइंफोर्समेंट, मतलब पुनर्बलन। पुनर्बलन से हमारा तात्पर्य है कि कोई काम किया उसको दोबारा से करना नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ, नए बल के साथ। पुनः का मतलब ही होता है कि कोई कार्य हमने किया है लेकिन शायद उसमें सक्सेस नहीं हुई या किसी कारण से काम हमने छोड़ दिया, उसको दोबारा करना पुनर्बलन कहलाता है। पुनर्बलन। अब पुनर्बलन का मतलब कि किसी कार्य को दोबारा करना पूरी शक्ति के साथ, किसी कार्य को पुनः का मतलब होता है दोबारा करना, दोबारा करना। अब ये दोबारा जो करना है ये हमारा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। सकारात्मक और नकारात्मक, जैसे मान लीजिए कि बच्चे ने कोई काम किया और उसमें उसका पॉजिटिव वो रहा, परिणाम रहा। जैसे बच्चे ने कोई वर्क किया सकारात्मक पॉजिटिव, बच्चे ने कोई कार्य किया और उसका जो रिजल्ट रहा वो पॉजिटिव रहा, तो वो क्या हुआ,
बच्चे को उस कार्य को करने के लिए परिणाम जो रहा वो उसका पॉजिटिव रहा, तो बच्चा क्या करेगा, उस काम को दोबारा करेगा। मान लीजिए कोई बच्चा किया किसी कंपटीशन में भाग लिया, वो जीता, उसको प्राइज मिला, मतलब उसका परिणाम क्या रहा, पॉजिटिव रहा। तो वो दूसरे किसी और प्रोग्राम में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा ताकि उसको और अप्रिशिएट मिले और उसे प्राइज मिले, उसके काम की सराहना हो। लेकिन अगर किसी बच्चे ने कोई काम किया और उसका जो असर रहा वो नेगेटिव रहा तो वो क्या करेगा, उस काम को करना छोड़ देगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने चोरी की और वो पकड़ा गया, उस चोरी की सजा मिली, उसे दंड मिला, तो इसका जो परिणाम रहा वो नेगेटिव रहा। तो क्या करेगा, अगली बार बच्चा उस काम को करने से पहले सोचेगा, उसका चोरी करने से पहले सोचेगा, डरेगा, तो वह उस काम को करना छोड़ देगा। तो देखिए इसका जो असर है वो भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव वे में, उस काम को करना छोड़ देगा, ये तो पॉजिटिव बात है, लेकिन उस काम को करना छोड़ेगा ये नेगेटिव है, तो वो ये काम को करना छोड़ देगा। अगर मान लीजिए जैसे हम कार में बैठते हैं, उसका सीट बेल्ट होता है, अगर हमारी आदत नहीं होती है सीट बेल्ट लगाने की, कार में एक ऐसा आपका हॉर्न है या साइलेंसर कि आप कार में बैठते हो बजने लगता है, तो उसकी आवाज हमें इरिटेशन होती है और हम फटाफट सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो इससे क्या होगा, वो साइलेंस के बजने से हम सीट बेल्ट लगाएंगे और जो हमारा सीट बेल्ट ना लगाने की आदत है उसे हम छोड़ेंगे। तो ये जो है ये हमारा पॉजिटिव वे में है, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे। तो ये चीज है कि पुनर्वलन के दो होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब ये देखना है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि स्किनर साहब जो है उन्होंने अपनी जो प्रयोग किया है वो कबूतर पर, चूहे पर किया। उन्होंने एक पिंजरे में चूहे को बंद कर दिया, चूहा घूमता फिरता, उसका एक लीवर पर पैर पड़ा और फट से उस कटोरी में रोटी का टुकड़ा आ गया। तो चूहा ने देखा कि उसके पैर पड़ने से क्या आ रहा है, उसमें रोटी का टुकड़ा आ रहा है, मतलब उसका रिस्पांस पहले हो रहा है और इंस्ट्रूमेंट्स बाद में आ रहा है। इसीलिए इसकी थ्योरी का नाम है RS थ्योरी, मतलब पहले क्रिया कर रहा है, बाद में उसको भोजन मिल रहा है। ऐसे ही कबूतर पे हुआ, कबूतर ने भी एक लीवर में, एक पिंजरे में कबूतर को बंद किया गया, उसने लीवर पे जैसे चोंच मारी तो कटोरी में दाना आ गया, मतलब उसने पहले अनुक्रिया किया, बाद में उसका परिणाम मिला। तो आपको कैसे क्वेश्चन मिल जा रहा है कि BF स्किनर की जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पर किया गया है, तो वो चूहे पर और कबूतर पर किया गया है। यह थ्योरी जो है वो SR थ्योरी का एक पार्ट है। उसके बाद इसमें जो है शेपिंग क्या होता है, शेपिंग होता है अपेक्षित व्यवहारों की तरफ बच्चे को मोड़ना या वहां तक पहुंचाना, जो लक्ष्य है बच्चे का उस लक्ष्य तक बच्चे को पहुंचाना। पुनर्वलन हमारे दो प्रकार के होते हैं, मतलब कोई कार्य को हम पूरी क्षमता के साथ दोबारा करते हैं, उसमें हमें दो रिजल्ट मिल सकता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो पॉजिटिव हम उस काम को दोबारा करेंगे, नेगेटिव मिलेगा तो हम उस काम को छोड़ेंगे। तो इसका दो वे में असर है। तो आपको ये मेरा टॉपिक कैसा लगा इसके बारे में जरूर मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे सेशन को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो बच्चे सीटेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल सेशन रहेगा, क्योंकि ये ऐसी थ्योरीज है जिसमें बच्चे को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि ट्रायल एरर क्या है, ऑपरेंट कंडीशंस क्या है, क्लासिकल कंडीशंस क्या है, बहुत सारी इनसाइड थ्योरीज किया है। सब थ्योरीज के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। तो जैसे आज का जो मेरा था वो था आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग पर BF स्किनर जी के बारे में, कि उन्होंने क्या क्या कहा, किस पर प्रयोग किया, उनके इंस्ट्रूमेंट्स कितने थे। जैसे मैंने बताया इनके इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो 3 थे, न्यूट्रल, कंडीशनर और अनकंडीशनल। इनके रिस्पॉन्स जो थे वो 2 थे, रिस्पोंडेंट और ऑपरेंट। तो जैसे रिस्पोंडेंट जो है वो एस टाइप में आता है, एस टाइप मतलब थॉर्नडाइक में, कि बच्चा मतलब कोई भी क्रिया करेगा उद्दीपक होते ही वो अपने आप क्रिया हो जाएगी, स्वतः ही क्रिया हो जाएगी। और सक्रिय में मतलब बच्चा सोच विचार के अच्छे से करता है, तो वो चीज है। तो आगे मेरा ये सेशन नहीं खत्म होता है, आप अच्छे से इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।